Today's spotlight is on the Glasgow Coma Scale, a cornerstone in assessing neurological conditions. Join us as we dissect its components, its importance, and understand its role in the patient's care. Get ready to dive deep into the realm of neurology with us. ओके, तो ग्लास्को कोमा स्केल हमें क्यों यूज़ करना है? ठीक है, तो कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से कॉन्शियस लेवल पेशेंट्स का कम होता है, डिप्रेस होता है, ठीक है? तो अ वाइड वेराइटी ऑफ सिस्टमिक एंड इंट्राक्रैनियल प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस डिप्रेशन ऑफ कॉन्शियस लेवल। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिस्टेमिक कंडीशंस है। ठीक है, सिस्टेमिक कंडीशंस यानी कि फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक एनसेफेलोपैथीज। तो metabolic encephalopathies occurs when problems with your metabolism causes brain dysfunction, causes range from low blood sugars to excess of fluid in brain. ओके, और जो दूसरी और होता है इंट्राक्रेनियल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इंट्राक्रेनियल प्रॉब्लम्स यानी कि स्ट्रोक होता है। ठीक है, आइदर इट इज़ इस्चेमिक और एम्बोलिक स्ट्रोक। ठीक है, इंट्रा सेरेब्रल और सब एरेक्नॉइड हेमरेज की वजह से। तो ये हो गया इंट्राक्रेनियल प्रॉब्लम्स। और जो कि मेटाबॉलिक एनसेफेलोपैथी था, तो वो हो गया सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स। Accurate assessment and recording are essential to determine deterioration or improvement in the patient's condition. ठीक है, तो ये जो कॉन्शियस लेवल पेशेंट का कम हो रहा है, ठीक है, वो कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, तो उसका जो असेसमेंट करना होता है, तो उस असेसमेंट के लिए ग्लास्को कोमा स्केल का यूज़ होता है। ठीक है, ना इम्प्रूवमेंट हुआ है पेशेंट की कंडीशन में, तो उसमें भी ये स्केल यूज़ होता है। In 1974, Teasdale and Janet in Glasgow developed a system फॉर कॉन्शियस लेवल असेसमेंट। ठीक है, तो 1974 में ये दोनों साइंटिस्ट जो कि न्यूरोसर्जन्स थे, ठीक है, उन्होंने ये स्केल डेवलप किया है। द ग्लास्को कोमा स्केल is used to objectively describe the extent of impaired conscious level in all types of acute medical and trauma patients। ठीक है, तो ये जो स्केल है वो डिस्क्राइब करता है कि उन पेशेंट्स का कॉन्शियस जो लेवल है वो कितना इम्पेयर्ड हुआ है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है द स्केल assesses patients according to the three aspects of responsiveness, and what are they? First is eye opening, second motor response, and third verbal response। तो तीनों को हमें डिटेल में चेक करना है, देखना है। ठीक है, तो ये स्किल में ईच ऑफ दिस सेपरेटली प्रोवाइड्स अ क्लियर कम्युनिकेबल पिक्चर ऑफ अ पेशेंट स्टेट। ठीक है, तो उस हिसाब से पेशेंट्स कौन से स्टेट में है, ठीक है, तो आगे आगे स्लाइड में आपको दिखाई देगा। दिस एक्सप्रेशन इज द सम ऑफ स्कोर्स एज वेल एज इंडिविजुअल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अ स्कोर ऑफ 10 might be expressed as a GCS 10 or E3V4M3। तो उसमें GCS stands for Glasgow Coma Scale and EVM stands for E means eye opening, V verbal response, and M is motor response। तो फर्स्ट है, ठीक है, तो कैसे हमें स्कोर्स देने हैं? तो फर्स्ट है आई ओपनिंग, तो फोर्थ ग्रेड है उसमें। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें, अगर पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस है, कॉन्शियस होने के साथ वो स्पॉन्टेनियसली यानी कि सडनली, ठीक है, विदाउट बीइंग फोर्स्ड, विदाउट बीइंग पेनिंग, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली पेशेंट एक आई ओपनिंग कर रहा है, तो उसमें उसको 4 ग्रेड देने हैं, जो कि पूरे के पूरे हैं, 4 ग्रेड पेशेंट को देने हैं। ठीक है, और स्पॉन्टेनियसली वो नहीं आई ओपन कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बुलाने पे, उनका नाम लेने से ही वो आई ओपन कर रहे हैं, तो उनको देने हैं 3 ग्रेड्स। ठीक है, तो उसमें क्या होगा,
पेशेंट्स का नाम लेने से या फिर कुछ भी बोलने से अगर पेशेंट आई ओपन करता है तो वो एक कम स्कोर देंगे, ठीक है, 4 नहीं देंगे, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली आई ओपन नहीं कर रहा है, उनको बुलाने पे ही आई ओपन कर रहे हैं, तो 3 ग्रेड्स देने हैं, ठीक है। और अगर उनको बुलाने विदाउट टच वो आई ओपन कर ही नहीं रहे तो उनको पेन फील कराना पड़ेगा, ठीक है। पेन कहाँ पे फील कराना है, तो मोस्टली कॉमनली सभी डॉक्टर्स 3 पर्टिकुलर प्लेस पे ये रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो फर्स्ट है सुप्रा ऑर्बिटल, सेकेंड है टिप ऑफ द फिंगर और नेल बेड ऑफ द फिंगर, और थर्ड है ट्रेपेजियस मसल्स, ठीक है, जो कि अपर ट्रेपेजियस फाइबर होता है ना, वहाँ पे पिंच करने से पेन होगा, तो पेन होने से जो रिस्पॉन्स होगा वो आई ओपनिंग होगा, ठीक है। विदाउट स्पीच वो आई ओपन नहीं कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे देखो डायग्राम में, थर्ड डायग्राम में दिखाई दे रहा है टू पेन पे ही यहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल रीजन पे वो पिंच कर रहे हैं, ठीक है। तो पिंच करने से अगर वो आई ओपन कर रहे हैं तो उनको 2 पॉइंट देने हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे पेन करने से या फिर नेल बेड पे या फिर ट्रेपेजियस मसल स्क्वीज करने से भी वो आई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, वहाँ पे नन आएगा। नन मतलब ज़ीरो नहीं देना है, ज़ीरो किसी भी स्केल में नहीं देना है, वो 1 कहलाएगा, 1 हमें ग्रेड करना है, ठीक है। तो ग्लास्को कोमा स्केल में कभी भी ज़ीरो मिनिमम स्कोर एटलीस्ट 3 तो होगा ही होगा, ज़ीरो कभी नहीं होगा, ठीक है, और मैक्सिमम 15 होगा। तो उसमें इस हिसाब से रिवाइज कर लेते हैं। 4 ग्रेड फुल मार्क्स देने हैं, तो 4 ग्रेड कौन सी, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट आई ओपनिंग कर रहे हैं। अगर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आवाज़ देने पे, उनके नाम लेने से ही वो आई ओपन कर रहे हैं, तो 3 ग्रेड। आवाज़ देने पे भी आई ओपन कर नहीं रहे हैं तो पिंच करना है सुप्रा ऑर्बिटल रीजन पे, नेल बेड पे, या फिर ट्रेपेजियस मसल स्क्वीज करने से ही वो आई ओपन कर रहे हैं तो देना है 2nd ग्रेड। अगर वो वहाँ पे भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो 0 नहीं देना है, ये याद रखना है, 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स पे क्या आएगा, ठीक है। ओके, तो वर्बल रिस्पॉन्स में क्या आएगा कि पेशेंट कितनी हद तक बोल पाता है, कैसे बोल पाता है, ठीक है। तो ये वाले कंपोनेंट में मैक्सिमम स्कोर है 5, ठीक है। 5 कब देना है, अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड टू द प्लेस, नेम, एज, डे, टाइम, मंथ एंड ईयर, यानी कि पेशेंट को पूछने पर मालूम है कि वो कहाँ पे है, उनका नाम क्या है, एज क्या है, टाइम क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है, ठीक है। वो सब कुछ बता रहा है अच्छे से, तो वो होगा ग्रेड 5, ठीक है। तो ओरिएंटेड है पेशेंट। अगर वो उनको नहीं पता है कि वो कहाँ पे है, ये क्या टाइम है, कौन सा डे है, यानी कि मंडे है, संडे है, ठीक है, वो वाला डे, और मंथ क्या है, ईयर क्या है, वो वहाँ पे उनको कोई भी चीज़ मालूम नहीं है। अगर वो कंफ्यूज हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली आंसर नहीं कर पा रहा है, अगर वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है, तो उनको एक लेवल नीचे का ग्रेड चेक करना है हमें, तो वो होगा 4 में वो कंफ्यूज रहेगा। अगर आप कुछ भी पूछोगे उनको तो वो बात तो करेगा आपको, लेकिन टॉकिंग इन सेंटेंस बट डिसओरिएंटेड इन टाइम प्लेस, ठीक है, जो कि वो आपको बता तो पाएगा कि इनको ये हो रहा है, ठीक है, आपको वर्बली कहेगा, ठीक है, खुद बोलेगा, लेकिन वो कंफ्यूज रहेगा कि वो कहाँ पे है, कौन सा डे है, कौन सा टाइम है, कौन सा प्लेस है, ठीक है। तो वो इसमें आएगा कि वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है। वो कंफ्यूज में कैसा होगा कि सेंटेंस में तो बोल रहा है लेकिन उनको पता नहीं है कि वो कौन से प्लेस पे है, लेकिन ये में 3rd ग्रेड में क्या आएगा कि इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स में बोलेंगे, ठीक है। इन अप देना है, वर्ड्स तो बोलेंगे लेकिन एक पर्टिकुलर साउंड से ही बोलेंगे, वर्ड्स उनको बोलना वो बोलेंगे वर्ड्स में, सिर्फ वर्ड्स ही बोलेंगे, लेकिन बहुत ही कंफ्यूज रहेंगे और बहुत ही एक पर्टिकुलर साउंड्स ही देंगे कुछ कहने के लिए, कुछ कहने के पहले वो एक साउंड मेक करेंगे, ठीक है।
सेकंड कब देंगे हम ग्रेड, तो इन अप्रोप्रिएट साउंड, वर्ड्स भी नहीं है, ठीक है, वो बोल भी नहीं पा रहे, सिर्फ साउंड आएगा, सिर्फ साउंड ही, एक भी वर्ड्स नहीं, ग्राउंड्स और ग्रंस बट नो वर्ड्स एट ऑल, ठीक है। तो उसका क्या मतलब होगा, टू मेक अ डीप सैड साउंड बिकॉज ऑफ पेन और समथिंग ऑफ एल्स, ठीक है, लेकिन एक भी वर्ड्स नहीं कह पाएंगे, तो वो आएगा सेकंड में, ठीक है। नन क्या आएगा, वन में, ठीक है। तो वन ग्रेड कब देना है हमें, ना कि वो साउंड निकाल पा रहे हैं, ना कि वो वर्ड्स निकाल पा रहे हैं। हाँ, लेकिन ऑप्शनल ये रहेगा, अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है, ठीक है, तो वहाँ पे एनटी रहेगा, नॉट टेस्टेड, ठीक है। तो वो एक अलग कंडीशन होगी, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। थर्ड है मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स यानी मसल्स का यूज़ करके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से कैसे, तो मोटर रिस्पॉन्स कैसे मिलेंगे, यानी कि लेग का या फिर आर्म का मूवमेंट से कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो ग्रेड्स है, ठीक है। तो इसमें ओबे द कमांड, ठीक है। तो 6 फुल ग्रेड देने हैं, अगर जो आप करने के लिए उनको बोल रहे हैं ना, तो वो फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, होल्ड अप योर आर्म, ठीक है, आपके आर्म को ऊपर की ओर लेके जाओ, ऐसा कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे ना, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो परफॉर्म करेंगे, आप जो बोलेंगे वो स्पॉन्टेनियसली मूव करेंगे, ठीक है। तो वो होगा 6 ग्रेड। ओके, तो फिफ्थ ग्रेड में क्या आएगा, तो लोकलाइज टू द पेन, ओके, अप्लाई अ पेनफुल स्टिमुलाई टू द सुप्रा ऑर्बिटल रीजन या द थंब नेल इन सुप्रा ऑर्बिटल ग्रूव। सुप्रा ऑर्बिटल ग्रूव देखो यहाँ पे, ठीक है। इंक्रीजिंग द प्रेशर अंटिल अ रिस्पॉन्स इज ऑप्टेन, रिस्पॉन्स हमें 10 सेकेंड तक कैसे होल्ड करना है। इफ द पेशेंट रिस्पॉन्स बाय ब्रिंगिंग द हैंड अप बियॉन्ड द चीन, लोकलाइजिंग टू द पेन, जहाँ पे हमें पेन किया है, जहाँ पे हमने प्रेशर दिया है, ठीक है, वहाँ पे पेशेंट वहाँ से अपना आर्म को उठा के, ठीक है, फिंगर को हमने जहाँ पे प्रेशर दिया है वहाँ पे लोकलाइज कर रहा है, ठीक है। तो वो हो गया फिफ्थ ग्रेड। प्रेशर टू नेल बेड्स और स्टर्नम एट दिस स्टेज मे नॉट डिफ्रेंशिएट लोकलाइजिंग फ्रॉम फ्लेक्सिंग, ठीक है, अगर पेशेंट को फ्लेक्शन करवाना है हमें, ठीक है, तो ये बेस्ट रहेगा उनके हिसाब से सुप्रा ऑर्बिटल रीजन, ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटल ग्रूव में प्रेशर देना, ठीक है। तो वहाँ पे लोकलाइज करेगा, तो मोटर रिस्पॉन्स हम अच्छे से जांच कर पाएंगी कि कितना अच्छा पेशेंट का ग्रेड होगा। नेक्स्ट है फोर्थ ग्रेड, विड्रॉवल टू द पेन। विड्रॉल टू द पेन यानी कि नॉर्मल फ्रैक्शन करेगा, ठीक है। नॉर्मल फ्रैक्शन यानी कि इफ पेशेंट्स आर्म बेंड्स एंड मूव रैपिडली अवे फ्रॉम द बॉडी एंड द स्टिमुलस, दैट्स नॉर्मल फ्लेक्शन। नॉर्मल फ्लेक्शन यानी कि ये एबनॉर्मल फ्लेक्शन है, क्योंकि जो उनका पाम है ना वो टुवर्ड्स द चेस्ट हो रहा है, अक्रॉस द चेस्ट जा रहा है। नॉर्मल फ्लेक्शन में अक्रॉस द चेस्ट देखो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल फ्लेक्शन का डायग्राम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अक्रॉस द चेस्ट जाएगा तो वो थर्ड ग्रेड आएगा, लेकिन अक्रॉस द चेस्ट नहीं जा रहा है, यहाँ पे शोल्डर की ओर आ रहा है, ठीक है, तो वो होगा नॉर्मल फ्लेक्शन। और थर्ड है abnormal flexion to the pain। abnormal flexion to the pain, elbow bends slowly and arm comes across the body, ठीक है। if the patient does not localize to the supraorbital pressure, supraorbital यानी कि supraorbital groove में प्रेशर अप्लाई करने के बावजूद 10 सेकेंड होल्ड करने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो अप्लाई प्रेशर विद द पेन और हार्ड ऑब्जेक्ट टू द नेल बेड। नेल बेड पे पेन करना है, देखो यहाँ पे, ठीक है। रिकॉर्ड एल्बो फ्लेक्शन एज फ्लेक्सिंग टू द पेन। स्पास्टिक wrist flexion may or may not be accompany with this response, ठीक है। अक्रॉस द चेस्ट आएगा ना, ठीक है, तो ये होगा थर्ड ग्रेड। सेकेंड ग्रेड कब आएगा, अबनॉर्मल एक्सटेंशन टू द पेन। अबनॉर्मल एक्सटेंशन टू द पेन में देखो यहाँ पे डायग्राम में भी है,
if in this response to same stimulus to the elbow extends occurs, देखे आगे जो हमने देखा ना वैसे ही हमें स्टिमुलाई देना है पेन के लिए. records as extending to the pain, extend कर रहा है, देखो यहाँ से extended है elbow से, और ठीक है. this is always accompanied by a spastic flexion of the wrist, wrist में से spastic flexion है, देखो यहाँ से, और elbow से extend है, तो वो हो गया abnormal extension to the pain, तो वो आएगा सेकेंड ग्रेड में. मोटर रिस्पॉन्स कोई भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, कहीं पे भी पेन स्टिमुलाई अप्लाई करने पे भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो आएगा 1. देखो हमेशा बोल रही हूँ 0 कभी नहीं आएगा, 1 तो होगा ही, ठीक है. तो ये था ग्लासगो कोमा स्केल. ओके. बहुत सारी ऐसी बैरियर्स है, ऐसे बैरियर्स है, ठीक है, जहाँ पे ग्लासगो कोमा स्केल अप्लाई करने में दिक्कत होगी. तो द फॉलोइंग फैक्टर्स में इंटरफेयर विद द ग्लासगो कोमा स्केल असेसमेंट. तो फर्स्ट है प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स, जिसमें आएगा लैंग्वेज बैरियर. अगर पेशेंट कोई भी लैंग्वेज, उनकी मदर टंग के अलावा उनको कोई भी लैंग्वेज प्रिफर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनको फॉर एग्ज़ाम्पल वो पेशेंट्स है वो जो केरला से है, बंगाल से है, उनको हिंदी भी नहीं समझ आ रही है, गुजराती भी समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो एक लैंग्वेज बैरियर आ सकता है. इंटेलेक्चुअल और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, तो वो क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स यानी कि पेशेंट्स की थिंक करने की जो एबिलिटी है, ठीक है, पर्सनस एबिलिटी टू थिंक इन अ लॉजिकल वे, टू अंडरस्टैंड थिंग्स, उनको कोई भी चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, प्रॉपर वे में, लॉजिकल वे में थिंक करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो वो होगा इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स. और नेक्स्ट है हियरिंग लॉस और स्पीच इम्पेडिमेंट. हियरिंग लॉस बहुत सारे डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, और हेड इंजरी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है. जो डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल ऑटोस्क्लेरोसिस, ठीक है, विच इज़ अ मिडल ईयर डिजीज़. फिर हो गया मीनर्स डिजीज़, जो कि है इनर ईयर प्रॉब्लम, और होगा एकॉस्टिक न्यूरोमा की वजह से भी हियरिंग लॉस हो सकता है. कोई वेरी लाउड नॉइजेस से भी हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है. इम्पेडिमेंट यानी समथिंग दैट मेक्स, ठीक है, स्पीच मेक्स एबनॉर्मल, डिफ़िकल्ट, ठीक है, तो स्पीच में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो होगा स्पीच इम्पेडिमेंट. नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ करंट ट्रीटमेंट. देखा, जैसे कि मैंने आगे बोला था कि पेशेंट अगर इंट्यूबेटेड है, ठीक है, तो वो बोल भी नहीं पाएगा, तो वो होगा सफिक्स हमें लगाना है, प्रीफिक्स यानी आगे लगाना है, यहाँ पे सफिक्स लगाना है, GCST. अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है, देखो, इफ़ अ पेशेंट इज़ इंट्यूबेटेड एंड अनेबल टू स्पीक, they are evaluated only on the eye opening response, and suffix t is added to their score that indicate the patient is in intubation. कहीं कहीं पे बहुत सारी जगह पे ओनली टी नहीं NT भी लगाते हैं, यानी कि नॉट टेस्टेड, कहीं पे टी भी लगाते हैं, ठीक है, तो वो वेरी करेगा हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल. फार्माकोलॉजिकल, अगर कोई सिडेशन में है, ठीक है, अगर पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली एंजाइटी ना हो, ठीक है, उस वजह से पेशेंट को 1 दिन के लिए सिडेशन में रखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल, और पैरालिसिस है, तो भी ये नहीं असेस करने में एरर आएगा. इफ़ पॉसिबल द क्लिनिशियन शुड ऑब्टेन द स्कोर बिफोर द सीडेटिंग द पेशेंट. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ अदर इंजरीज और लीजन्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्बिटल और क्रेनियल फ्रैक्चर. ऑर्बिटल फ्रैक्चर में भी डिजीनेस होगा, हेडेक होगा, डाइप्लोबिया होगा, ब्लर विजन भी हो सकता है, ठीक है, और कोई ब्लंट या फिर शार्प ट्रॉमा लगा है आई पे, ठीक है, तो वहाँ पे भी एरर आ सकता है. स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, ठीक है, और थर्ड है हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनसेफेलोपैथी आफ्टर अ कोल्ड एक्सपोजर, ठीक है.